हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी जस्ट हमने पार्ट 1 डिस्कस किया NEP 2020 का। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एंड किया था उस लेक्चर को, वहीं से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विथ न्यू कैरिकुलर एंड पेडागॉगिकल स्ट्रक्चर, नई पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। जैसे ही आप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देखें तो आपको कल का लेक्चर याद आ जाना चाहिए कि 1986 में यदि हमसे ये पूछ देगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 1986 की नीति के अनुसार कितने वर्षों की है, तो 6 वर्षों की। ये बिल्कुल याद आ जाना चाहिए आपको। यदि एग्ज़ाम में पूछा कितने वर्षों की, तो 6 वर्षों की। अब आगे आ जाते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। तो इसमें क्या है कि ये बोल रहे हैं स्पेशल एम्फेसिस करना है, किस पर बल देना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर बल देने की बात ये बोल रहे हैं। बल देते हुए ये क्या बोल रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए। तो ये बताए हैं कि जो 10+2 का जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करने की बात बोल रहे हैं ये? 5+3+3+4, 5, 5, 3, 3, 4 से रिप्लेस करना है किसको? 10+2 के स्ट्रक्चर को। तो लेकिन साथ में ये बताए हैं कि ये जो 5 है वो कितने साल के लिए है। तो ये बता रहे 3 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के लिए। किसके लिए? 3 से लेकर के 8 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर ये बता रहे 3 वाला कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए? तो 8 से लेकर के 11 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर बोले जो अगला 3 है वो किसके लिए? तो 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और जो लास्ट का जो 4 है वो किसके लिए है? तो 14 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल याद करने का है, डेटा है जो कि आपको याद करना है, नंबर्स है ना। आपको याद करना है कि 10+2 को रिप्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह पे क्या ला दिए हैं, ये 5+3+3+4 लाए हैं। और उसमें बोल रहे हैं ये 5 को 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर अगला 3 जो है 8 से 11, फिर 3 11 से 14 और जो 4 है वो 14 से 18। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम लोग। क्या है और आगे क्या बता रहे? ये जो वहाँ पे लिखा हुआ है उसी को ये पिक्टोरियल फॉर्म में है जिससे आपको अच्छे से याद हो सके। तो ये जो फर्स्ट 5 है उसको क्या बोला जाता है? फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है। फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है। उस समय क्या होता है? मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं ना, खेल खेल में शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा। तो ये वही है, ये फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक, फाउंडेशनल स्टेज है ये। फिर उसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में ये क्या बताएं? प्ले, खेलो भी, साथ में डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवर भी करो। जैसे कि इन्होंने हमेशा शुरू से बताया इनोवेटिव बनो, है ना, रचनात्मक बनो। तो डिस्कवरी की बात बोले। फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग भी होनी चाहिए। क्यों इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग होनी चाहिए? क्योंकि अब बच्चे तो 8 से 11 वर्ष के हो चुके हैं ना, तो क्या क्लास में अब नहीं जाएंगे, खेलती बस रह जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्लासरूम लर्निंग भी होनी चाहिए, साथ में आप खेलिए भी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी होनी चाहिए, इंटरैक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। बच्चे जाएं, स्कूल जाने की आदत हो, आपस में बैठें उठें, बच्चों के साथ में इंटरैक्ट हों, है ना, इस तरह से उनमें डेवलप होना चाहिए ना। जब तक वो ग्रुपिज्म नहीं सीखेंगे तो उनको पता है इंटरैक्शन नहीं जानेंगे वो लोग। ठीक, तो ये भी बात बताई गई। ये कहाँ पे, किसके लिए यहाँ पे बताई गई ये बात? ये प्रिपरेटरी स्टेज में ये बोली गई है, जो जहाँ पे लिखा गया था 3। फिर उसके बाद मिडिल स्टेज। अब बच्चे कितने वर्ष के हो गए? तो 11 से 14 के हो चुके हैं। 11 to 14 ईयर्स हो चुके हैं बच्चे। अब वो मिडिल स्टेज में पहुंच गए, यानी कि क्लास 6 to 8 पहुंच गए हैं। क्लास 6 to 8 में अब क्या है? आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करिए, प्रैक्टिकल्स भी आपकी होनी चाहिए साइंस के सब्जेक्ट्स में। मैथ्स आप पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को पढ़िए आप लोग। ठीक, इस तरह से ये बताए हैं कहाँ पे? मिडिल स्टेज में। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी स्टेज। जो लास्ट का जो 4 था वो किसके लिए अलॉट किए हैं? ये सेकेंडरी स्टेज के लिए। अब सेकेंडरी स्टेज में ये क्या बता रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए जहाँ पे ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग भी आनी चाहिए हमको, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग कि ये सही है तो क्यों सही है, ये गलत है तो क्यों गलत है, हमको क्रिटिकली चीज़ों को सोचना आना चाहिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स कि अब हम अपनी इच्छा से लेना, हमको मैथ्स पढ़ना पसंद नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे आगे, अब जाकर हम आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं मैथ्स को, हम यहीं पे छोड़ देना चाहते हैं, तो ये बोल दिया कि ठीक है 9वीं से ही आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लो। अभी तक हम क्या करते थे, 10वीं के बाद 11वीं में सब्जेक्ट डिसाइड करते थे, ये बोले ठीक है 9वीं में ही आप अपने सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कौन सी क्लास में अब पहुंच चुके हैं हम, 9वीं से लेकर के 12वीं, उम्र कितनी है 14 से 18, बोले 9th में ही आप अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लीजिए, आपको क्या पढ़ना है आगे। अब क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि आप अपनी फील्ड को डिसाइड कर लीजिए कि आपको अब कौन सी फील्ड में जाना है, इसलिए सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए। तो इस तरह से ये पूरा 10+2 के स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके ये वाले स्ट्रक्चर को ला दिए हैं, ठीक है। साथ में ये क्लियरली क्या बता रहे हैं, जो फाउंडेशनल स्टेज है जो 5 सालों का रहेगा, जहाँ पे ये बताएं कितने से कितने साल का है, तो 3 से 8 साल का जहाँ पे बताएं, तो 3 से जो 6 है, 3 से 6 जो है वो आंगनवाड़ी की शिक्षा होगी, ठीक है। बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल जिसको बोलते हैं। जो फिर अगला 2 है, ये 5 को कैसे डिवाइड किए, 3 और 2 में डिवाइड किए 5 को, ठीक है। तो ये जो 5 वाला है वो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्री स्कूल, PP1, PP2 ये हो गया। फिर जो अगला 2 है वहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 होगा, और वो 6 से लेकर के 8 साल के बच्चों के लिए होगा, 6 से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए, और ये पहला वाला 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये सब अपने को बिल्कुल याद कर लेना है, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि यहीं पे केवल मैं दिखा दूँ तो हो गया, आगे नहीं दिखेगा, आगे भी यही चीज़ दिखेगी, लेकिन पिक्टोरियल मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि हमको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में हेल्प करती है, इसलिए मैंने एक बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। आगे आ जाए, और ये मैंने स्टिक क्यों किया है, पर्पसफुली मैंने स्टिक किया क्योंकि आपने अक्सर न्यूज़पेपर की हेडिंग में देखा होगा कि अब 10+2 नहीं, अब कौन सी व्यवस्था चलेगी स्कूलों में, 5, 3, 3, 4 की चलेगी, तो इसलिए मैंने पर्पसफुली यहाँ पे स्टिक किया जिससे आपको ये याद रह जाए, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर में हम ये सब देख रहे थे कि जहाँ पे ये 10+2 को रिप्लेस किया और 5, 3, 3, 4 को लाएं। फिर सेकेंड पॉइंट में ये क्या बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, दिस विल ब्रिंग द ईदर टू अनकवर्ड एज ग्रुप 3 to 6 years under school curriculum which has been recognized globally as a crucial stage for development of a mental faculties of a child। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, हम जो आकार देना चाहें वो आकार हम उनको दे सकते हैं, यानी कि हम जो सिखाना चाहें। हम बचपन में ABCD रट लिए, क्या आज तक भूल पाए क्या, बिल्कुल नहीं भूल पाए, लेकिन 10, 12 ग्रेजुएशन में क्या पढ़े वो उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ABCD काका काका ये सब हमने नहीं भूला, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमने नहीं भूला है, ठीक है। क्यों नहीं भूले, क्योंकि वो हमारा क्या है, क्या बताया गया, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, ग्लोबली वो क्रूशियल स्टेज, एज अ क्रूशियल स्टेज रिकॉग्नाइज है वो। तो यही बता रहे जो ना अब तक जो 3 से लेकर के 6 वर्ष जो अभी तक अनकवर्ड एज ग्रुप थी उसको हमने सम्मिलित कर लिया है, उसको हमने प्रॉपर वे में, उसको हमने प्रॉपर शिक्षा मान लिया है। अब तक क्या है कि बच्चों की इच्छा हो रही आंगनवाड़ी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आपको प्रॉपर वो 5 में, इसलिए ये बोले ना 3 और 2 की होनी चाहिए। तो ये 3 साल में अभी तक फ़र्क नहीं पड़ रहा था जा रहे हैं कि नहीं, हम केवल क्लास 1 क्लास 2 गिन रहे थे, बोले कि नहीं अब आपको बिल्कुल देखना है कि आपके बच्चे PP1 PP2 पढ़े हैं कि नहीं, नर्सरी पढ़े हैं कि नहीं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं कि नहीं, बालवाड़ी जा रहे हैं कि नहीं, इस तरह से ये बोले, यानी कि क्योंकि अब वो शिक्षा में ही गिना रही है। तो बता रहे जो अनकवर्ड था तो उसको अब हमने क्या किया, अब हमने शामिल कर लिया, जो अछूते आयु वर्ग को हमने क्या किया है, अब उसको सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। जो भी बोल रही हूँ वो यही सब लिखा हुआ है, ठीक। फिर क्या ये तीसरे पॉइंट में क्या बता रहे, द न्यू सिस्टम विल हैव 12 years ऑफ स्कूलिंग, 12 years ऑफ स्कूलिंग विद 3 years ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। बिल्कुल वैसे ही ये 12 years ऑफ स्कूलिंग तो होती है, ठीक है। तो लेकिन साथ में ये क्या बता रही है, 3 साल जो आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग भी, उसको भी ये बता रहे हैं।
फिर क्या बताए हैं ये एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या करेगी, तो एनसीईआरटी विल डेवलप अ नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, अप टू द एज ऑफ 8, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जामिनर यहीं सबसे क्वेश्चन उठाएंगे और बिल्कुल ये आएगी ही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके एग्जाम में पूछी ही जाएगी, पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे मैं एम्फसाइज करती हूँ तो प्लीज़ वहाँ आप जब पढ़ें तो वहाँ पे बिल्कुल एम्फसाइज करके पढ़ा करो। जहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वहाँ पे आप ध्यान दे करके पढ़िए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या करेगी, एनसीईआरटी एनसीपी क्या बनाएगी, एनसीईआरटी क्या बनाने के लिए क्या बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी क्या बनाएगी, एनसीपी FECCE बनाएगी। एनसीपीएफ और ECCE तो याद है आपको, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन तो आपको याद है, आपको केवल कितना याद करना है, एनसीपीएफ याद करना है। और ये एनसीपीएफ में ये क्या बता रहे हैं कि एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा क्या बना रही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक ढांचा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक ढांचा, नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉगिकल फ्रेमवर्क। समझ रहे हैं क्या बनाएगी, बहुत ध्यान से, नेशनल करिकुलम एंड पेडागॉगिकल फ्रेमवर्क बनाएगी। किसके लिए बनाएगी, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए बनाएगी। किसके लिए बनाएगी, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए बनाएगी। वर्ष कितना बताया गया, तो 8 वर्ष तक की आयु के लिए। ऐसे करके पढ़ो, पॉइंट पॉइंट में पढ़ना तो याद होगा, ठीक है, पॉइंट पॉइंट में पढ़ना। ठीक, आगे आ जाए, आगे क्या है, फिर उसके बाद बताया जा रहा है द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECC विल बी कैरिड आउट। तो ये सब बना रहे, ठीक है, आप ढांचा बना दियो, आप ढांचा बना दियो, लेकिन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, प्लान कौन कर रहा है, योजना और कार्यान्वयन कौन कर रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि ECCE की योजना और कार्यान्वयन शिक्षा, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, बिल्कुल हमको याद करनी है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है, फर्स्ट मिनिस्ट्री तो एजुकेशन है, जिसको पहले क्या बोला जाता था, HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्ट्री सेकेंड में क्या बोला जा रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सेकेंड में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, स्वास्थ्य एवं परिवार, एक मिनट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। चौथा कौन सा बताया जा रहा है, तो जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये बिल्कुल हमको याद करना है, याद करने की चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जामिनर घुमा सकते हैं, लेकिन हमको तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए ना। क्या क्या है, एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर, ठीक है। ये 4 मिनिस्ट्रीज क्या कर रही हैं, तो ECE की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए ये प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रही हैं। प्लानिंग, और यदि एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि ECC की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन कौन सी 4 मिनिस्ट्रियाँ कर रही हैं, अलग अलग देगा, तो आपको इसमें टिक करना है। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं वो भी आपको इसीलिए साथ में बता रही हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जब आप पढ़ें तो आप इस वे में पढ़ें कि आपके MCQ प्रिपेयर होते जाएँ, ठीक है। क्योंकि ना एग्ज़ाम को क्रैक करने का केवल एक फंडा होता है, आप ना एग्जामिनर की तरह सोचना स्टार्ट कर दो। आप जिस दिन एग्जामिनर की तरह सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन ना इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। यहाँ पे ना चीज़ें जानबूझकर के गलत कर दी जाती, 8 की जगह 6 लिख देंगे, फिर उसके बाद 5 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, और क्या बताया गया,
हमने 2 पॉइंट कर लिया। यह हमने 2 पॉइंट किस में किया है अब तक? हमने स्कूल एजुकेशन के अंडर में किया है। और स्कूल एजुकेशन मतलब क्या है? ये सेलिएंट यानी कि शिक्षा नीति की विशेषताएं हम देख रहे हैं ना, तो वो मैंने क्या बताया था आपको, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में बटे इसके फीचर्स। तो स्कूल एजुकेशन में अब तक हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट देख लिया। फर्स्ट पॉइंट में हमने यूनिवर्सलाइजेशन देखा, सार्वभौमिकीकरण देखा, फिर इसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देखा है। ठीक है, आगे आ जाए। और क्या बता रहे तीसरे में ये बता रहे मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना है? मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता, अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब ये क्या होता है? मैंने आपको जब MCQ करवाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि प्रथम फाउंडेशन के द्वारा, प्रथम ना केवल नाम है, एक फाउंडेशन का नाम है प्रथम। ठीक है, जैसे कि हमारा नाम होता है गिट्टी पिट्टी लिट्टी, जो भी है नाम होता है, तो इस फाउंडेशन का नाम प्रथम है। ठीक, ये क्या करता है? ये असर रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करते हैं, और ये जो है ये काम क्या करते हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को चेक करते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मतलब ये किस बेसिस पे ये पॉइंट रखे उसको मैंने आपको बता दिया है। अपने को तो यही याद करना है, लेकिन ये किस बेसिस पे ये पॉइंट रखें कि बच्चे ना पढ़ पाते हैं कि नहीं। हम देख रहे हैं कि बच्चे ना क्लास 8 में पहुंच गए हैं, लेकिन यदि उनको खड़ा करो कि पढ़ो तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद बच्चे क्लास 5 में पहुंच गए, बट स्टिल उनको एडिशन नहीं आता है। तो ये चीज़, ये ओवरऑल असर रिपोर्ट में आपको बता रही हूँ, है ना। जो बेसिक जो उसकी रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, वो रिपोर्ट में ये सब लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे, जो उन्होंने सर्वे किया है उसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक, तो अब ये इसमें क्या बता रहे हैं? मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता प्राप्त करने के अंतर्गत अब ये क्या बताया ना, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया ये कि किस तरह से प्राप्त करना है। नेशनल मिशन, तो उसके लिए ये नेशनल मिशन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मिशन की बात करें। किसके लिए? तो मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता के लिए प्राप्त करने की बात बोले ना, तो बोले ठीक है हम उसके लिए राष्ट्रीय मिशन चलाएंगे। यहाँ पे बोले इनका पॉइंट क्या था, विशेषता क्या थी? देखिए विशेषता क्या लिखी हुई है, अटेन करना है, प्राप्त करना है। तो बोले अटेन कैसे करें? तो बोले ठीक है हम राष्ट्रीय मिशन चला देते हैं, नेशनल मिशन चला देते हैं। नेशनल मिशन में ये क्या बता रहे हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं? तो ये बता रहे हैं रिकॉग्नाइजिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग। ये जो बुनियादी साक्षरता और सांख्यात्मकता है ना, को सीखने के लिए एक ज़रूरी और आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार करते हुए NEP 2020 शिक्षा मंत्रालय द्वारा मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का आह्वान करता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया ना, ये बोरे प्राप्त करने की बात है। ये अपनी विशेषता बता रहे हैं ना, वो लड़की बहुत सुंदर है। कहाँ क्या चीज़ सुंदर है? वो बोलने में सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर हैं, हाथ सुंदर है। किस तरह से सुंदर? मतलब हमको विशेषता बतानी है ना, समझ रहे हो। तो ये बोले प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए क्या बोले, हम क्या करेंगे? ये बोल रहे हैं प्राप्त करने के लिए हम राष्ट्रीय मिशन चला देते हैं, तब तो प्राप्त कर लेंगे ना हम। क्या? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्राप्त करने के लिए ये बोले कि कौन चलाएगा? फिर नेशनल मिशन कौन चलाए? तो नेशनल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाए। कौन चलाएगा नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए और सुनिए और याद करने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ये बोले प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या बोले, नेशनल मिशन चलाना है। किसके लिए? फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए। चलाएगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाएगी। ठीक है, जो अंडरलाइन है उतने को आपको बिल्कुल याद करना है। इसमें भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो मूलभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन चलाना है। कौन चलाएगा? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, आगे आ जाए। आगे क्या बताया जा रहा है इसमें? आगे सेकेंड पॉइंट में ये बोलते हैं स्टेट विल प्रिपेयर एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब क्या करें? उसी क्रम में राष्ट्रीय मिशन तो चलाए हैं,
तो लेकिन राष्ट्रीय मिशन चलता है तो अकेले बस बोल दिए, पेपर में बोल दिए तो हो गया क्या, सब लोग कार्य नहीं करेंगे तो होगा। हमने आरटी में पढ़ा है ना, हर किसी को अपना अपना योगदान देना है, हमने पढ़ा है ना। तो वैसे ही वो तो बोल दिए हम राष्ट्रीय मिशन चलाएंगे, लेकिन अब राज्य क्या करें, तो राज्य अब इम्प्लीमेंटेशन प्लान लाएं, कार्यान्वयन योजना लाएंगे, कार्यान्वयन योजना लाएंगे। कौन लाएगा, राज्य सरकारें लाएंगी। किस लिए ला रही हैं, तो सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए। किस लिए ला रही है, फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कहाँ पे प्राप्त करना है ये, प्राइमरी स्कूल्स में, प्राइमरी स्कूल में, कहाँ, प्राथमिक विद्यालयों में प्राप्त करना है। जो भी पढ़ रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में, कब, यानी कि बाई ग्रेड 3, बाई ग्रेड 3 यानी कि तीसरी तक ये सब चीज़ आपको पढ़ना भी आ जाए और आपको जोड़ना घटाना भी आ जाना चाहिए, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, न्यूमरेसी भी आनी चाहिए, सांख्यात्मकता आ जानी चाहिए। इसको फिर से बताऊंगी, टेंशन मत लो, फिर से बताऊंगी, याद हो जाए जिससे आपको, ठीक है। कब तक ये, तो 2025 तक, फिर से बताऊंगी मैं, टेंशन मत लो। ऐसा हो गया होगा कि सब खिचड़ी पक गई है, नहीं पकेगी, सब अलग अलग रहेगा, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ये बोले नेशनल मिशन तो चलाएंगे हम, यहाँ पे लिखा है ना क्लियरली, बार बार इसीलिए बता रही हूँ जिससे याद हो जाए। अब जहाँ पे मैं बार बार बोलती हूँ ना, आप अपनी वहाँ पे स्पीड बढ़ा लिया करो, वहाँ पे सेट करने के लिए ना आपके ऐप में आप बिल्कुल इसको ना क्या बोलते हैं, हाई स्पीड में सुना करो, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि एक ही, अब जैसा मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ तो आप भी धीरे धीरे एकदम सुन रहे हैं। एक बार सुनिए ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा करके ही सुना करो, जिससे जल्दी हुआ करे आपका लेक्चर कंप्लीट, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है, इसमें नेशनल मिशन तो चलाया जा रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, आपको क्या याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है नेशनल मिशन, ठीक। उसी क्रम में क्या करना है, नेशनल मिशन चलाया जा रहा है, उसी क्रम में राज्यों को क्या करना है, अब आप क्या करो, कार्यान्वयन योजना चालू कर दो। तो बोले ठीक है हम कार्यान्वयन योजना चालू कर देते हैं। तो बोले क्यों करें, तो ये बताए जिससे हम ना सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता प्राप्त कर सकें। बोले जिससे हम ना यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्राप्त कर सकें। बोले अच्छा इसको प्राप्त करना है क्या, बोले हाँ। बोले किसके लिए है, लेकिन ये प्राप्त करने की तो बात बोल रहे हो, लेकिन ये बताओ किसके लिए है ये। तो ये बोले अरे नहीं पता क्या तुमको, ये प्राइमरी स्कूल के लिए है। किसके लिए है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। बोले अच्छा प्राथमिक विद्यालयों के लिए है क्या, लेकिन प्राथमिक विद्यालय मतलब कि हमको समझ में नहीं आया कौन से क्लास तक का है। तो ये बोले ये भी नहीं पता कि कौन से क्लास तक का है। बोले अरे ग्रेड 3 के बच्चों तक के लिए है। किसके लिए है, कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। बोले अच्छा लेकिन कार्यान्वयन योजना तो चलाने की बात बोले हो, तो कब तक चलाएं, मतलब कब तक हम ये बिल्कुल प्रिपेयर कर दें। तो बोले 2025 तक कर देना। क्या बता रहे हैं, 2025 तक, अभी हम आपको बोल रहे हैं लेकिन 2025 तक आप ना कार्यान्वयन योजना, अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्लान बिल्कुल कंप्लीट कर देना। बोले ठीक है कर देंगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पॉइंट में पढ़ो, अपनी समझ के लिए पढ़ो, आपको किस तरह से समझ में आ रहा है वैसा पढ़ो। और बहुत ही मतलब जैसा कि मैंने आपको हमेशा सिखाया कि बर्डन लेकर के पढ़ोगे ना, कितना ज़्यादा है यार, बहुत लेंदी है, इतना सारा है, याद ही नहीं हो रहा है तो याद नहीं होगा, एकदम मज़े से पढ़ोगे ना। अच्छा ये है क्या, वाह यार कितना ब्यूटीफुली इन्होंने लिखा है कि ये राष्ट्रीय मिशन है, फिर राष्ट्रीय मिशन को फिर वो लागू कौन कर रहा है, इस तरह से लागू कर रहा है। अपने से ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ो, याद होगा आपको, डेफिनेटली होगा। आगे आ जाते हैं हम, फिर उसी क्रम में फिर ये क्या बता रहे, ये पूरा कंटिन्यूशन में है, कंटिन्यूशन में सभी पॉइंट्स है ना। थर्ड पॉइंट में ये क्या बता रहे, अ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड। ये क्या बोल रहे, एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार करना है। अब हमको क्या करना है, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार करना है। इसके तहत अब हमको क्या करना है, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी इज टू बी फॉर्मुलेटेड, ये होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, ये 3 पॉइंट अब अभी तक हमने फीचर्स का कंप्लीट किया है, 3 पॉइंट्स। रिपीटेड मोड में सुनना, समझ में आएगा। जहाँ भी ना समझ में आए तो पीडीएफ को प्रेफर करना, उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट देख लेते हैं। 4th पॉइंट में क्या बताया जाए, रिफॉर्म्स की बात की है। कहाँ पे,
रिफॉर्म्स की बात कहाँ पे की है? इन स्कूल कैरिकुला एंड पेडागॉगी, स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में सुधार की बात बोल रहे हैं ये। ठीक है, वो किस तरह की सुधार है तो उसको भी देख लेते हैं। क्यों ये सुधार की बात बोल रहे हैं? सुधार की बात ये इसलिए बोल रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है? इट एम्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, it aims for holistic development of learners by equipping them with the key of 21st century skills, reduction in curricular content to enhance essential learning and critical thinking and great focus on experiential learning। वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल ये सब बिल्कुल बता दिया है, जहाँ पे मैंने आपको अभी पिक्चर के रूप में दिखाया था ना, वहाँ पे मैंने आपको ये सब बताया है। ठीक है, ये वही चाहते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम सुधार की बात क्यों कर रहे हैं, कि जो भी पढ़ाया जा रहा है स्कूल में रेलेवेंट पढ़ाया जाए, स्कूल में रेलेवेंट पढ़ाया जाए, कि अब बच्चे जाएं तो स्टेट लेवल में क्या चल रहा है वो जान सकें, नेशनल लेवल में क्या चल रहा है वो जान सकें, इंटरनेशनल लेवल में क्या चल रहा है वो जान सकें। इसका मतलब कि 21वीं जो सदी चल रही है एग्जैक्टली इसकी डिमांड क्या है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो डिमांड को फुलफिल करे, ये नहीं कि हमने पढ़ा कुछ, अब यार नौकरी नहीं लग रही क्योंकि ना हमने ना ये पढ़ लिया है, लेकिन आजकल ना इसकी डिमांड नहीं है, आजकल इसकी डिमांड नहीं है, दिक्कत ये इसलिए नौकरी नहीं लग रही है हमारी। तो ये बोल रहे हैं हमको क्या करना है, वेल इक्विप्ड कर देना है, वेल इक्विप्ड करना है अपने बच्चों को इस उद्देश्य से। ये इवन यदि बात आती कि पाठ्यक्रम में सुधार करने की बात आएगी ना, तो हम वो भी करने को तैयार हैं, ये इस तरह से बोल रहे हैं। और बच्चे थोड़ा सोचें कि किस पे बल देने की बात बोली, क्रिटिकल थिंकिंग पे बल देने की बात बोली जा रही है ये। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये बार बार, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ना कि हमको क्या करना है कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से लैस करके आवश्यक शिक्षण और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाना है। महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने के लिए ये पाठ्य चर्चा सामग्री में कमी लाओ। ये नहीं कि बच्चे इतना बैग लाद के बस जा रहे हैं और वो बिल्कुल फ्रूटफुल हो ही नहीं रहा है, बस उठा करके लेके जा रहे हैं स्कूल में, फिर उसके बाद वापस घर में आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो उनको भी नहीं पता। ठीक है, तो आप एक तो कैरिकुला को कम कर दे, पाठ्यक्रम को तो आप पहली बात आप कम करिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप ये डालिए अनुभवात्मकता सीखने के लिए, इनोवेशंस को वो सीखें, एसेंशियल लर्निंग्स को सीखने पर अब वो ध्यान दीजिए, आप पर अधिक ध्यान देने केंद्रित करने की इस तरह की इन्होंने बात बोली है कि वो अपने अनुभवों से भी बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये क्या बताते हैं कि सुधार की बात बताए ना, तो उसमें हम देख रहे हैं तो छात्रों के साथ लचीलेपन और विषयों की पसंद में वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि कला और विज्ञान के बीच, पाठ्य चर्चा और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। देयर विल बी नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन कैरिकुलर एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक्स स्ट्रीम्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इन्होंने कितना ब्यूटीफुली लिखा है। यदि हम इसको समझें ना तो हमको समझ में आएगा कितना ब्यूटीफुली ये बताए हैं कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। कहाँ पे लानी है? तो जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे सब्जेक्ट्स को चुनते हैं उनमें लानी है। ऐसा नहीं कि जो आर्ट्स लेने वाला बच्चा बुद्धू है, जो साइंस लिया है वो बहुत होशियार है। ये तो पहली बात, ये तो सोच बंद कर दो, ये सोच को बंद कर दो, ये बता रहे हैं। ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये जो रिजिड जो आपने जो खाई खींच के रखी है ना, आर्ट्स केवल वही बच्चे लेते हैं जिनसे ना कोई सब्जेक्ट नहीं बनते, तो चलो ठीक है आर्ट्स ले लिए, BA MA कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आर्ट्स ऐसा होता तो UPSC PSC ये सब में अभी आप पढ़ रहे हैं व्यापम आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़ रहे हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और आप ऑफिसर रैंक के लिए पढ़ रहे हैं, और जब लेने की बात आती थी तो बोलते थे मैथ्स लेकर के पढ़ेंगे, बायो लेकर के पढ़ेंगे, कॉमर्स लेकर के पढ़ेंगे, है ना, ऐसी बात आती। आज ऑफिसर ग्रेड की बात आ रही है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर के हमको पूरा रटना है ना। तो ये बोल रहे हैं ये जो खाई खींच के रखे हो ना, ये जो होशियार और गधे के बीच में, वो खाई को तो पहली बात आप बंद कर दो, आर्ट्स और साइंस के बीच की खाई को आप बंद करो। फिर बोल रहे हैं ये जो आप
करिकुलर एक्टिविटी यानी कि ना पाठ्य चर्चा में केवल उतना ही पढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ये जो डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट्स, म्यूज़िक ये सब है ना, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो डिबेट हो रहा है और ये सब, उस पर ध्यान नहीं देना, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बोले ये खाई को भी पहली बात आप कम करो, उसको भी, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बोले कि वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक जो काम, यानी कि बाहर में हम जो चाहते हैं सीखना, और जो एकेडमिक स्ट्रीम्स में सिखाया जा रहा है वो भी बिल्कुल, उसमें भी बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो भी बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। जो मार्केट की डिमांड है ना वही सिखाओ, वही सिखाओ। एकेडमिक्स में भी आपके वही रहना चाहिए, ठीक है। अब इंजीनियरिंग बच्चे वैसा ही सीखें अब जो जा करके उनको एक्चुअल में फील्ड में करना है, एक्चुअल फील्ड में जो करना है वो वही अपने जो भी प्रैक्टिकल्स है उसमें करें। वो इस तरह से ये बता रहे, क्लियरली ये बात बोली जा रही है। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, इसीलिए ये बताए हैं। ठीक, आगे आ जाए हम लोग। आई होप आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी वे में लिखा हुआ है तो आपको क्लियर डेफिनेटली होगा आप पढ़ेंगे तो। फिर क्या है, वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन स्कूल्स फ्रॉम विच क्लास, फ्रॉम 6th ग्रेड। जो वोकेशनल एजुकेशन जो हम पढ़ रहे थे 10+2+3 में पढ़ रहे थे, 3 में जो था, समझ रहे, यानी कि जब हम क्या बोलते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में पहुंच चुके हैं, ग्रेजुएशन जब कर रहे हैं, तब वोकेशनल की बात, अभी तक की शिक्षा नीति बोली है। तो ये शिक्षा नीति क्या बोली है, वोकेशनल एजुकेशन जो व्यावसायिक शिक्षा है ना वो 6वीं क्लास से ही देना चालू कर दो, और 6वीं क्लास से इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंटर्नशिप होनी चाहिए। और इंटर्नशिप इन शॉर्ट क्या हम समझ सकते हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, थोड़े थोड़े दिनों की जो ट्रेनिंग होती रहती है, ये वही है इंटर्नशिप। अब आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, है ना, आप लोग डिफरेंट फील्ड्स के हैं तो आप लोग जानते होंगे। फिर उसके बाद ये क्या बताए हैं, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन होना चाहिए। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, विल बी डेवलप्ड। और ये कौन बना रहा है, एनसीईआरटी बना रही है। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन कौन बनाएगा, आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बना रही है, एनसीईआरटी बना रही है, एससीईआरटी बना रहे हैं, कौन बना रहा है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, जो एनसीएफएससी है वो एनसीईआरटी डेवलप करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पार्ट 2 को कंप्लीट किया है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी पार्ट इसके आएंगे। पार्ट 2 को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे भी कोई भी आपको कहीं पे भी कुछ मेरा बताया ना समझ में आया हो, या फिर मैंने कुछ क्या बोलते बहुत धीरे बोल दिया है, तो आप वहाँ पे स्पीड कर लीजिए, फिर सुनिए। और फिर यदि मैंने बताया तो समझ में नहीं आया तो पीडीएफ आपके पास रहेगी, पीडीएफ को प्रेफर कीजिए। पीडीएफ में भी ना समझ में आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि अगेन आप ये बात मुझे समझ में नहीं आए दोबारा बताइए, तो मैं फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।